नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो किसका होगा मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव को भी चुनावी दौड़ में शामिल किया गया, यानी कि बीजेपी का संदेश पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं उन लोगों का नाम भी बता देता हूं जिन लोगों को इस दौड़ में शामिल किया गया। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको दिमनी से टिकट दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये 3 केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा सांसदों की बात करें तो सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह और उदय प्रताप सिंह, ये और सांसद हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया है। यानी कि ये जो 8 नाम है, ये अपने आप में बड़े ही अहम हो जाते हैं चुनावी दृष्टि से, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की तैयारियां कुछ इस कदर दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। और जब उसने इन धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है तो संकेत या संदेश क्या देने की कोशिश है, चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। वंदना त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच है, विवेक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वंदना जी, क्या संदेश देने की कोशिश 3 केंद्रीय मंत्रियों को आपने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार दिया? ये क्या उनका डिमोशन समझा जाए या फिर प्लानिंग कुछ और है? संदेश तो एक है हिमांशु जी, संगठन सर्वोपरि। कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं वो संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो सब होने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। और इसी को दृष्टि में रखते हुए हमने जो ये बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। ये सारे जो हैं ये पहले कार्यकर्ता थे, उसके बाद विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री बने हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक संगठित सेना है जहां पे संगठन की दृष्टि से बड़े अनुशासन के साथ कार्य किया जाता है और जो हमारा संगठन तय कर लेता है वो हम लोग करते हैं। तो हमारे जो दिग्गज हैं उन्हें जो भी आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन कर रहे हैं, उस आदेश का पालन करेंगे। और आप जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां परिवारवाद चलता हो। यहाँ पे जो हमारे सर्व संगठन के जो जितने भी बड़े नेता हैं वो तय करते हैं चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कि किसे मैदान में उतारना है और किसे नहीं। और हमारा लीडर सिर्फ एक ही है, हमारा कमल का चिन्ह। तो हम कमल के चिन्ह के नीचे काम करते हैं और हम सब एक कार्यकर्ता की दृष्टि से कार्य करते हैं। और वही संदेश देने की हमने कोशिश करी है कि हमारे लिए हमारा संगठन सर्वोपरि है। केंद्रीय मंत्री इस चपेट में क्यों आए हैं? आप क्या अपनी जमीन कमजोर पा रही हैं, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह को उतारने की जरूरत पड़ गई, या फिर ये लोग केंद्रीय स्तर पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे तो आप इनको जो है अब राज्य में कह रहे हैं कि आप राज्य में जाइए, वहां काम करके दिखाइए? परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है और परिवर्तन समय समय पर होते रहने चाहिए। बस इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये केंद्र में अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं या ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन कमजोर हो गई है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ चेंजेस। थैंक यू। ठीक है विवेक जी, 3 केंद्रीय मंत्री, टोटल 7 सांसद, मतलब पूरी फौज उतार दी। अब तो चुनाव में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आपकी क्या तैयारी चल रही है? भाजपा ये मध्य प्रदेश में इनके पास कोई चेहरा नहीं बचा। आज आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल हार की कगार पे, तो उससे घबरा के शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है, जिसमें मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के इस प्रयोग को असफल करने वाली है। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो किसी से भी छुपी नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं वॉशिंगटन से अच्छी ज्यादा सड़कें, सड़कों की स्थिति आप सभी ने देखी है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है। आज प्रदेश में 52% से ज्यादा जो मतदाता है वो युवा वर्ग से आता है। मतलब मैं अगर
कहता हूं कि प्रदेश की राजनीतिक भविष्य को आज मध्य प्रदेश का युवा तय करेगा, तो ये कोई भी गलत शब्द नहीं होंगे। आज प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति है, इस स्थिति से बचने के लिए मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने खजाने के द्वार खोल दिए, झूठी घोषणाओं पे उतारू है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की बहना लाडली हो सकती है, बेवकूफ नहीं हो सकती, जो अपने भविष्य के साथ समझौता करके 1000, 1200 या 1500 रुपए के लिए फिर से शिवराज सिंह चौहान जी को चुन लेगी। तो आज मैं समझता हूं एक असफल प्रयास है, इसमें किसी भी तरीके से भाजपा सफल होने वाली नहीं है और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, मध्य प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा। विवेक जी, भाजपा सफल होने वाली नहीं है, इसलिए आप सफल हो जाएंगे, ये कहाँ की बात है? आपकी तैयारी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 45 दिनों में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश की धरती पर आ चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व इतनी मेहनत कर रहा है, केंद्रीय नेताओं को अगर मध्य प्रदेश में उतारा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐलान से पहले बहुत तैयारियां कर रही है। लेकिन आपकी तैयारियां क्या हो रही है? आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं? किसी की कमियां आपकी बहुत ज्यादा अच्छाइयां तो नहीं हो सकती है ना? तो कमियां हिमांशु जी, लेकिन आप लगभग 12,000 किलोमीटर, हिमांशु जी लगभग 12-13 हजार किलोमीटर की जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से हमारे 7 वरिष्ठ नेता पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर एक कोने कोने में जाके हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच में संवाद स्थापित किया। आज मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से इस जन आक्रोश रैली पे विश्वास जताया है, ये मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार को इशारा करता है। आज हमारी 7 जन आक्रोश रैलियां वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में घूम रही हैं। और इससे पहले पूर्व में हमारे केंद्रीय नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, जो एक बहुत बड़ी पैदल यात्रा थी, उसके माध्यम से जब मध्य प्रदेश का दौरा किया था, उसके बाद भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति है उसको उजागर किया गया। और निश्चित ही मैं समझता हूं हमारे वरिष्ठ नेता सतत संपर्क में जनता के बीच में, एनएसयूआई हुई, यूथ कांग्रेस हुई, हम सभी जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हर वर्ग के साथ में काम कर रहे हैं। और जो बात मैंने, जो आरोप यहाँ पे लगाए, जनता से सीधा संवाद होने के बाद में, ये जनता के संवाद के बाद में ये परिणाम मैंने आपको बताया। ठीक। सुरेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सारे धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो क्या संकेत है और इस संकेत क्या संदेश देने की कोशिश है और किसे संदेश देने की कोशिश हो रही है आखिर? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में दूसरी सूची बड़ा परिवर्तन लेके आई है और परिवर्तन इस प्रकार का है कि जो लगातार की सरकार के कारण एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो स्वाभाविक रूप से हो जाती है, उसको कैसे कम किया जाए या कैसे उसको डाइल्यूट किया जाए। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, XYZ जितनी भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन सब में ज्यादा लोकप्रियता का व्यक्ति जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से उस लोकप्रियता का फायदा भी होता है, उस लोकप्रियता का नुकसान भी होता है। फायदा राजनीतिक पार्टी को होता है, नुकसान जो है राजनीतिक पार्टी के नेताओं को होता है। तो मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से आप और हम दोनों ये देखते रहे हैं कि बार बार नेतृत्व परिवर्तन की बात उठती है। कभी कैलाश विजयवर्गीय जी हवा लेके चलते हैं, कभी प्रहलाद पटेल भाजपा के अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। ये सारा, इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये था कि आप एक व्यक्ति के अधीन पूरे संगठन को नहीं दे सकते। इसलिए इस बार जो कांग्रेस हमेशा प्रयोग करती रही थी छत्रपों वाला, वैसा का वैसा प्रयोग भाजपा ने किया है। कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव लड़ाने का अभिप्राय सीधे सीधे ये हो जाता है कि मालवा अंचल में एक नेता, उनका नेता सामने आ गया, शिवराज जी को जिम्मेदारी नहीं लेना मालवा की। यदि तोमर जी को चुनाव लड़वा दिया दिमनी से, तो अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधानता दी जा रही है और आपको जो है शिवराज जी को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड और महाकौशल, उसमें प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को यदि चुनाव लड़ाया गया है, तो आदिवासी अंचलों में हो जाएंगे फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल जो है दोनों समुदाय, ओबीसी भी हो जाएगा और बुंदेलखंड और महाकौशल का भी प्रतिनिधित्व कर लेंगे और शिवराज जी तो फिर है ही हैं। तो ये एक ऐसा समीकरण जो मुझे समझ में आया है, एक ऐसा समीकरण सोच करके सारे लोगों को मैदान में उतारा गया है। जो ये माना जाता था कि जैसे कैलाश जी के दिमाग में ये आता था कि भाई मैं तो 15 साल से अब आउट ही हो गया हूँ, लंबे समय से पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं हूँ, असेंबली का मेंबर भी नहीं हूँ और मेरे पास तो
अब तो संगठन में महासचिव की मोहर सिक्के के अलावा क्या है, क्योंकि किसी राज्य की जिम्मेदारी भी नहीं है उनके पास। तो ऐसी स्थिति में आपको सक्रिय कर दिया। यात्राएं भी 5 पहली बार निकाली गई है, इससे पहले यात्रा एक ही निकलती थी। 3 चुनाव को मैंने देखा, 2003 में जो यात्रा निकली थी उसका नाम संकल्प यात्रा था। जब सरकार बन गई तो जन आशीर्वाद यात्राएं निकली। मैं लगातार इनके चीजों को देखता रहा हूं, तो मुझे ये इस जानकारी है कि आप उन यात्राओं के माध्यम से जनता से एक बार फिर से सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। अब दूसरा पक्ष आता है। अब दूसरा पक्ष ये आता है कि राजनीति में जनता मतदान करती है, टीवी चैनल की बहस पर मतदान नहीं होता, या समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें छप जाने से कभी भी नहीं होता। तो इसलिए जो है, जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास, मैंने पहले भी आज दिन में भी बोला है, जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मतदाता को निकाल सकते हैं और मतदाता को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने लीडर की बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टी की शक्ति स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। कांग्रेस यदि ऐसा कर ले जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, ज्यादा पोजीशन हो जाएगी। भाजपा यदि ऐसा कर ले जाएगी, भाजपा की सरकार बन जाएगी। ये बहुत सामान्य सा एक फंडा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। राजनीति में हम लंबा लंबा आरोप लगा दें, लंबा भाषण दे दें और ये इससे का कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं एक बहुत, हिमांशु जी, जबरदस्त बात आपके सामने रखना चाहता हूँ निवेदन पूर्वक, और वो ये कि यदि कमलनाथ जी और यदि शिवराज जी और यदि नरेंद्र मोदी जी, हम सारे नेताओं के बड़े जो तीनों नेता हैं उनका नाम लेकर के कह रहा हूं मैं, यदि नरेंद्र मोदी जी आकर के ये कहें कि हमने महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल बनाया है और महिलाओं को भ्रमित कर रही है कांग्रेस, जैसा कल बोला उन्होंने, ये बात तो टीवी के माध्यम से सुन ली सारे लोगों ने, लेकिन ये बात जनता को जाकर के, महिलाओं को जाकर के यदि भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा की महिला विंग बताएगी तो उसका सीधे असर पड़ेगा। देखो, मुझसे मिलने आए, और यदि राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी कोई स्टेटमेंट देते हैं और उसको यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के बताएगा, देखो जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जाति आधारित जो है जनगणना होना चाहिए और इसके ये लाभ है, तो जनता में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन तब पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि संगठन जो होता है वो यही काम करता है दरअसल, कि लोग इतने सारे हर जगह पर होते हैं कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से या फिर जो बड़ा लीडर है, जो सुप्रीम लीडर है, उसकी तरफ से कही हुई बात को आम जनता तक पहुंचाता है, बार बार रिपीट करता है ताकि लोगों को याद हो। ये बात तो समझ में आती है। अब एक छोटी सी बात पर आता हूं कि क्योंकि इन चुनाव में अभी तक तो ये हुआ नहीं है और शायद ये अंदर बात हुई होगी कि हम कोई चेहरा, कोई फेस नहीं रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है उसी पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर का राज्य चुनाव में आना, उनको दिल्ली से टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का फेस डिक्लेयर ना होना, क्या, क्योंकि पत्रकार जगत में जो है ये बातें काफी चल रही हैं कि रिप्लेस कर दिए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, तो इस बात में कितना दम नजर आता है, इस बात में कितना आपको फैक्ट नजर आता है सुरेश जी? नहीं, ऐसा सोचने का पूरा आधार बनता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके सामने एक बहुत ऐसी बात कह रहा हूं जो आप समीक्षा करेंगे तो आपके भी जहन में पुरानी बातें याद आ जाएगी। लाल परेड ग्राउंड पर, नहीं इस पर, सॉरी, जम्बूरी मैदान पर 2018 में भी एक रैली हुई थी और अमित शाह जी उस रैली में आए थे, और अमित शाह जी ने यहां अनाउंस किया था कि इस 2018 का चुनाव संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन वो अपनी जो वक्तव्य था उस वक्तव्य के अनुरूप रणनीति नहीं बना पाए थे, और सीहोर में जब जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई तो अमित शाह जी को कहना पड़ा था कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, यानी कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, ऐसा 2018 में ही तय हो गया था। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। और उस घटनाक्रम का राजनीतिक नुकसान ये हुआ कि भाजपा कांग्रेस से 5 सीट पीछे हो गई। केवल अमित शाह जी के स्टेटमेंट के कारण मध्य प्रदेश में संशय की स्थिति निर्मित हुई और शिवराज जी को अपनी पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया और भाजपा 5 सीट पीछे रह गई। ये एक एनालिसिस का हिस्सा ये हो सकता है जो मैंने आपके सामने कहा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान, मैं दूसरा एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं आपके प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में। यदि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा करके दिल्ली ले जाया जाता है तो उनका राजनीतिक स्टेटस क्या होगा, ये आप कल्पना करिए, और ये कल्पना करके बताना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से 3 लोग इनसे पहले मुख्यमंत्री हैं। पहले
नंबर 1 रहे हैं, उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे। हरकिशन सुरजीत उनके द्वारा बनाए गए थे, इसलिए वो अपनी पार्टी के मालिक थे। नवीन पटनायक जी अपनी पार्टी के मालिक हैं, नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी एक पार्टी, जिसको लोकतांत्रिक कहे ना कहे, ये विवाद का विषय हो सकता है, भाई वंदना जी कहेंगे लोकतांत्रिक है और विवेक जी कहेंगे नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री कितने दिन रहेगा, उसमें समन्वय बना करके सर्वाधिक देश में मुख्यमंत्री रहने वाला कार्यकाल जिस व्यक्ति के पास है, वो दिल्ली में जाकर के अपने समीकरण को सेट नहीं करेगा क्या? तब नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? तब अमित शाह जी क्या करेंगे? क्या पार्लियामेंट की पहली बार मेंबर बना हुआ हमारा जो है देश का गृह मंत्री अमित शाह 5 बार के सांसद के पहले बैठेगा या बाद में बैठेगा? जो आदमी 18 साल देश प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, वो जो है नरेंद्र मोदी जी के पड़ोस में राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह के पड़ोस में अमित शाह और अमित शाह के पड़ोस में, तो क्या इस क्रम में बैठाओगे आप? तो आप तय करिए कि शिवराज सिंह को ले जाना चाहते हैं तो बैठाओगे कहां, क्योंकि आप संदेश क्या देना चाहते हैं। तो इसलिए जो है शिवराज जी को हटाना सामान्य घटनाक्रम नहीं होगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2018 की सरकार बनना सामान्य घटनाक्रम नहीं था। आप मुझसे कभी पूछ लीजिए आपकी चर्चा में, मध्य प्रदेश में 2018 में जनादेश की सरकार नहीं बनी। मध्य प्रदेश में 2018 की सरकार केवल घटनाक्रम की सरकार है, और आप उस बात को ईमान विचार करिए जो मैं कह रहा हूं, घटनाक्रम के आधार पर सरकार बनी है, जनादेश के आधार पर सरकार नहीं बनी। इसलिए वंदना जी जो एक लाइन प्लीज, जो राजनेता 2018 में नया चेहरा होने के बावजूद भी स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाए हों, वो आजमाने के बाद दूसरे राउंड में पूरा बहुमत ले जाए, आप इसकी कल्पना करिए। हम पत्रकारिता और राजनीति दोनों को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वंदना जी देखिए, चुनाव लड़े इसीलिए जाते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, भले ही निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा हो, वो इसीलिए लड़ता है कि हम चुनाव जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो भी अगर चुनावी मैदान में अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है तो इसी डर से कि चुनाव में कहीं हार हो सकती है या फिर कोई दिक्कत हो सकती है, तो कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम चुनाव में उतारते हैं केंद्रीय मंत्रियों को। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में जो बातें की जा रही है कि वो इनको रिप्लेस कर देंगे, और अभी सुरेश जी ने कहा कि अगर रिप्लेस होंगे तो क्या शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, तो क्या हो रहा है अंदर, खिचड़ी क्या पक रही है, मैं ये जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है क्या? बताइए आप इस बारे में, मैं आपसे पूछती हूँ हिमांशु जी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला है कि ये अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब चुनाव लड़ेंगे तो शिवराज जी भाई साहब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला है आपको कहीं ट्विटर हैंडल पे या कहीं पे भी? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीति में संकेत दिए जाते हैं, तो उन संकेतों का मतलब समझना जो है वो मतलब पत्रकारों का तो खैर देखिए, मैं आपको कहानी के माध्यम से ये बात बताऊंगी, एक कहानी के माध्यम से ये बात बताऊंगी। आपने रामायण देखी होगी, आपने, मैंने, सबने बचपन में रामायण देखी है। आपको याद होगा जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो रामचंद्र जी से पहले बहुत सारे और असुर लड़ने आए थे। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे असुर आए थे, लास्ट में रावण आए थे। तो रामचंद्र जी का जो तरकश था उसमें विभिन्न प्रकार के तीर थे, अग्नि बाण था, जल का बाण था, तो विभिन्न प्रकार के तीर थे, और जिस असुर पे जो तीर छोड़ना है वही उस असुर पे छोड़ते थे रामचंद्र जी, है ना। तो ये जो कल की सूची है ये हमारा वज्रघात है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि कांग्रेस पार्टी जो ये सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले किए, ये जो अभी इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है तो इल्जाम लगाते हैं, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते। तो हमने जो कल इनके ऊपर वज्रघात किया है उसकी तिलमिलाहट आज दिल्ली तक है। आज दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पे बैठकें चल रही है, क्योंकि हमारे तरकश में एक से एक बढ़ के तीर है, और हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर नेता है, दिग्गज नेता है। ये क्यों नहीं लड़ाते दिग्विजय सिंह जी को चुनाव? इन्होंने पोस्टर से फोटो हटा दिया। आपने कहानी सुनाई, मैं एक कहावत सुना देता हूँ। देखिए, नाखून काटने के लिए तलवारें नहीं होती है, नाखून काटने के लिए ब्लेड ही यूज की जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़े बड़े बहुत बड़े दिग्गज नेताओं को जो है राज्य में उतार दो, और अगर राज्य में उतारा है तो उसके कई मायने होते हैं। देखिए, बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपने कई मुख्यमंत्री बदल दिए, एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में
वो कर्नाटक का उदाहरण हो सकता है, गुजरात का खुद उदाहरण हो सकता है, उत्तराखंड का उदाहरण हो सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश में चर्चा ये चल रही थी कि बदले जाएंगे, लेकिन बदले नहीं गए। लेकिन अब ये संकेत जरूर दिखने लगे कि नरेंद्र सिंह तोमर को लाकर धीरे से रिप्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि 2018 में जब आपने इलेक्शन लड़ा तो शिवराज सिंह चौहान के अगर फेस के सामने लड़ा तो आपको हार का सामना करना पड़ा था ना। तो ऐसे हारे हुए नेता को आप आगे क्यों करना चाहेंगे? यही वजह है कि आप खुलकर नहीं कहते हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अमित शाह जी ने जब कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था तो उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आपका नेता कौन, तो उन्होंने बोला कि वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव हम कमल निशान को आगे रख के लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि बस एक व्यक्ति गद्दी पे विराजमान हो गया और जीवन भर उसकी अर्चना पूजा चल रही है। पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। ये गांधी परिवार की पार्टी नहीं है हिमांशु जी, ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। अगर ये एक व्यक्ति की पार्टी होती तो आज ये विश्व का सबसे बड़ा दल नहीं बनती। ये संगठित एक संगठन के रूप में कार्य करने वाली पार्टी है और जैसा संगठन तय कर देता है वो हर कोई करता है। अगर मुझसे कह दिया जाएगा कि आप जाइए और जाके एक कार्यक्रम में दरी बिछाइए तो वो भी मैं करूंगी, क्योंकि मैं संगठन सर्वोपरि की नीति पे चलती हूँ। तो हमारे यहाँ का जो संस्कार है, हमारे यहाँ का जो अनुशासन है, वो कांग्रेस उसका 1% भी अगर अपने जीवन में ले आएगी तो कम से कम किसी राज्य में बहुमत की सरकार बना लेगी। वंदना जी यही बात होती है। देखिए मैं किसी पार्टी से पूछता हूँ तो दूसरे की बात करने लगते हैं, अपनी कम बात करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों की मजबूरी मैं समझता हूँ। विवेक जी आपके पास आना चाहूंगा और क्लोजिंग कमेंट इस चीज पे चाहूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रही हो, अपने नेता को रिप्लेस करना चाह रही हो या कुछ भी कर रही हो, एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। कांग्रेस को भी एक प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा है आपकी ही पार्टी में और बहुत राज्यों में देखा है अंतरकलह, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उस तरह से वो चीज नजर नहीं आती है, एकजुटता नजर आती है। तो क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? सिर्फ कह देना कि हम जीत जाएंगे नहीं, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। विवेक जी गलत कह रहा हूं क्या? देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से मैंने पिछले कमेंट में आपको बताया कि मध्य प्रदेश में जो आज चारों तरफ स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। तो उस परेशान वर्ग को राहत देने के लिए जो हम सरकार में आने के बाद में कदम उठाएंगे, उसके लिए हमने वचन पत्र अपना जो जारी किया है। इससे पहले भी जो वचन पत्र कमलनाथ जी ने चुनाव में दिया था, निश्चित ही सरकार में आने के बाद चाहे वो किसान कर्जा माफी हो, चाहे बिजली की बात हो, इन सभी चीजों पे वचन पत्र जारी करते हैं और हम जनता के माध्यम से वचन पत्र, हम जन आशीर्वाद यात्राएं लेके जाते हैं, उसमें हम पूछते हैं जनता से उनके सुझाव और उसके बाद अगर आपको जब मौका मिला था, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली में कि हम जनता से पूछते हैं कि मुद्दे क्या होना चाहिए और आप लोग एक कमरे में डिसाइड कर लेते हैं 4 लोग बैठ के कि ये हमारा वचन पत्र है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। आपकी जन आक्रोश यात्रा में लोग बंदूकें लहराते हैं, गुंडागर्दी चलती है, तो आप लोग पहले तो अनुशासन लाइए खुद में। वंदना जी और कोई बात रह गई हो तो मेरी बहन की वो भी कंप्लीट कर लें। बहुत सारी है, समय कम पड़ जाएगा। तो बहन, आपकी जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत मध्य प्रदेश की जनता चप्पलों के साथ में कर रही है। आपने शायद देख नहीं पाए होंगे जिस तरीके से आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में जनता की चप्पलों से जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आने वाला समय अब वो समय नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार नहीं रहेगी। हिमांशु जी, मेरा माइक को म्यूट किया गया था, अगर आपने चाहा तो इनका भी माइक म्यूट करें। ये मेरी बात रखने में माइक तो मेरा भी म्यूट किया गया था, तो मेरी बहन का माइक नहीं म्यूट किया गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा जो है एक दिशा में ले जाने का प्रयास है। मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा अगर इसी तरीके से मेरी बहन बीच में बोलती रहेंगी तो। कर रहे थे जाके जनता के बीच में, इतने बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री जनता के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी की शैली, ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्य क्षमता, इसे कहते हैं कार्यकर्ता आधारित संगठन। मैंने आपको पूरा मौका दिया, विवेक जी को बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं देंगे क्या? विवेक जी को बोलने तो दीजिए।
देखिए इनकी मजबूरी है, इनके पास बताने के लिए कुछ और नहीं है। इनसे अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो इनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी नजरें कमजोर हो चुकी है और जमीन। कुछ अच्छे कार्य गिना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विवेक जी, आप अपने अच्छे कार्य गिना देंगे तो थोड़ा जनता तक आपकी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि न्यूज 24 एक बड़ा चैनल है, सब देखते हैं। बताने तो दीजिए वंदना जी। वंदना जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि न्यूज 24 इतना बड़ा चैनल है, आप जैसे प्रवक्ता को यहाँ पे भेज दिया गया जिनको राजनीतिक डिबेट का शिष्टाचार भी नहीं पता है। बहन, आपको जब बोलने का अवसर मिला था तो मेरे को लगता है आप अपनी पूरी बात कह नहीं पाई, और उसके बाद आप दूसरे प्रवक्ता के जब बीच में बोलने। देखिए बहन, अगर चिल्लाने पे आएंगे तो ना मैं कुछ बोल पाऊंगा ना आप कुछ बोल पाएंगे, और जो आपका मूल मंत्र है, जो आपकी यहाँ पे इच्छा है कि डिबेट चर्चा से भटक जाए, मूल मुद्दों पे बात ना हो, जैसा आप देश भर में करते हैं। अगर मुद्दों से भटकाना चाहते हैं तो हम दोनों चिल्लाने लगते हैं, विषयों पे चर्चा ही नहीं हो पाएगी। आपको जन आशीर्वाद रैलियों में जनता का आक्रोश नजर नहीं आ रहा है। आपको आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हर वर्ग परेशान है वो नजर नहीं आ रहा है। आप जन आशीर्वाद यात्राओं की बात कर रहे हैं, आपकी जन आशीर्वाद यात्राओं की हवा निकल चुकी है बहन। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज जनता त्रस्त हो चुकी है आपके झूठी घोषणाओं से, आपके झूठे वादों से। आपने भ्रष्टाचार के लिए तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। महाकाल कॉरिडोर में जो आपने भ्रष्टाचार किया है, मूर्तियां उड़ गई, एक साल भी नहीं टिक पाई जो मूर्तियां। स्पष्ट रूप से आपने दिखाने का यहाँ पे काम किया है भ्रष्टाचार, और उसके बाद भी आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। व्यापक घोटाला होने के बाद आपके मंत्री जेल जाते हैं, क्यों गए थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल? क्या इस विषय में आप बता सकती है क्यों गए थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल? भगवान का नाम लेके आप वोट मांगने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटका में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि बजरंग बली का नाम लेके ईवीएम की मशीन का बटन दबाना। कर्नाटका की जनता ने ईवीएम का मशीन की बटन बजरंग बली का नाम लेके दबाई। देखिए डीरियल मत करिए सुरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए लड़ाई से वंदना जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वंदना जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वाले दल की सिर्फ गलतियां निकालते हैं और खुद का कोई मुद्दा ही नहीं रखते। आपको कैसे भेज देते हैं? एक बात पूछना चाहता हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। देश की जनता को ये जानने का अधिकार तो होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैरिज स्टेटस क्या है। वो आपके राहुल गांधी जी ने तो बताने का खर्च करेंगे मेरी बहन। एक सेकंड छोटा सा सवाल है, उसका जवाब तो दे दीजिए। आप ही बोल लीजिए। वंदना जी प्लीज। आप ऐसे प्रवक्ताओं को लेकर आएंगे हिमांशु जी तो चर्चा नहीं हो पाएगी। इनको पहले प्रवक्ताओं को शिष्टाचार तो सिखाइए, न्यूज डिबेट में किस तरीके से चर्चा में आते हैं। इनकी तैयारी अधूरी है। अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप भी शिष्टाचार नहीं निभा रहे हैं, मैं ये समझूंगा। मेरा माइक भी म्यूट कर दिया गया था हिमांशु जी। विवेक जी आपकी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए उसको किया गया ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आपको म्यूट नहीं किया गया, बिल्कुल पूरा मौका दे रहा हूं। वंदना जी की तरफ से भी कुछ आवाज आ रही थी। मैंने आपको बार बार कहा हिमांशु जी कि मुझे मेरी बात नहीं रखने दी जा रही है। विवेक जी मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, आप अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? आप मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हिमांशु जी। 1 मिनट आपका है पूरा, आप अपनी बात रखिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत करिए किसी के ऊपर। जी बताइए विवेक जी, बताइए, फिर सुरेश जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए निश्चित ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हर वर्ग से हमारा सीधा संवाद है, मध्य प्रदेश के हर वर्ग के बारे में हमें जानकारी है कि किस तरीके से 18 साल की भाजपा सरकार ने उनका शोषण किया है। तो उन सभी वर्गों से चर्चा करने के बाद में हमने एक मजबूत रोड मैप तैयार किया है। हमारे 7 जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता सीधा संवाद जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। और आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति जनता द्वारा बताई जा रही है, आज मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जब मध्य प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर के मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन कर रही है तो स्पष्ट इशारा करता है कि आगामी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो भाजपा के हाथों से फिसल चुका है। तो इस तरीके के जो भाजपा सरकार बचाने के लिए असफल प्रयास कर रही है उसमें भाजपा सफल होने वाली नहीं है। आज मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि हर वर्ग, आज हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। 18 सालों में भाजपा ऐसा क्या है जो नहीं कर पाई है मध्य प्रदेश में, आने वाले 5 सालों में करके दे देगी। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता चाहती है प्रदेश में बदलाव, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के अलावा और कोई विकल्प मैं समझता हूं कि स्पष्ट रूप से कोई नहीं नजर आता है। और प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ में, आप देखिए जन आक्रोश रैलियों में जो लाखों की संख्या में उतर रही है आम जनता, कंधे से कंधा मिला के हमारे नेताओं के साथ चल रही है, तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।
ठीक है, ठीक है सुरेश जी, आखिरी सवाल ये, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब जो है आपसे मैं समझूं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, 78 उम्मीदवार अभी तक मैदान में उतर चुके हैं, 230 की वहां पर विधानसभा है, तो क्या चुनाव से पहले, क्योंकि घोषणा तो अभी हुई नहीं है, तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, उससे पहले ही इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देना और दूसरी लिस्ट में दिग्गजों को मैदान में अभी से उतार देना, इसका संकेत क्या नजर आता है? मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले एक तो अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, दूसरा धुरंधरों को मैदान में उतारना, और ऊपर से 78 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं मैदान में। तो क्या चुनाव की डेट घोषित होते होते सारी सीटों पर क्या उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे? क्या प्लान है, क्या दिख रहा है? पहला तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 78 को आप एक और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अमरवाड़ा से एक मोनिका भट्टी जी जो हैं, जो मनमोहन शाह भट्टी की बेटी है, जो पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुई थी, उनको भी और टिकट जारी कर दिया है। अमरवाड़ा अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, तो ये 78 नहीं 79 हो गई। एक तो अपन जानबूझ के संशोधन, ताकि आपके जो श्रोता है उनको जानकारी मिले। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के दृष्टिकोण को सामने रख करके चुनाव प्रत्याशी उतारती है। पहली सूची में उन स्थानों के लिए हुआ था जहां भाजपा की जीतने की संभावना कम है, क्योंकि वो इसलिए उनको एक्स्ट्रा समय दिया गया। लोकल समय में, यानी जो टाइम टू टाइम जारी करते हैं, उस टाइम टू टाइम में विद्रोह, नाराजगी मनाना, बिठाना, समझाना, वो खेल करने में ही टाइम निकल जाता था और सीट हार जाते थे। तो ये राजनीतिक पार्टी का अपनी रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने समय से पहले दे करके और ये कह दिया। अब एक बात मैं आपके सामने कहूंगा, कांग्रेस भी ऐसा करने जा रही थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, क्योंकि दो चीजें हैं। देखिए, भाजपा के पास संसाधन, जैसा कमलनाथ जी कहते हैं, भाजपा के पास संसाधन कांग्रेस से ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा रैलियां भी कर सकती है, ज्यादा लंबी समय तक रैलियां भी कर सकती है, ज्यादा बैठकें भी कर सकती है, ज्यादा सभाएं भी करवा सकती है, और कैंडिडेट इनका ज्यादा समय तक प्रचार भी कर सकता है। इसलिए संसाधन के लाभ के कारण जो है पहले सूची आई हो गई। दूसरी सूची में ये संदेश स्पष्ट है, जैसा एक तो आपने पहला सवाल पूछा था, वो संदेश है कि चेहरे के मामले में जनता के अंदर स्थिति बन जाए और एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाए। एक तो ये सवाल है ही है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये संदेश दे दिया गया है कि हम इस चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं, आप भी ऐसे ही कैंडिडेट ढूंढ के लाइए। हमने तो अपनी तो सारे जो शख्सियत है उनको उतार दिया है मैदान में। और अब तीसरी जो सूची आने वाली है, उसके बारे में मेरा अनुमान, मेरा आकलन ये है, उस सूची में भी आपको अप्रत्याशित चीजें मिलेंगी, जिससे राजनीतिक एटमॉस्फेयर वापसी का कर जाए। ये भाजपा वापसी में आने के लिए पूरी योजना बना रही है। हम दो चीजें और आपके साथ छोटी छोटी साझा करूंगा, वो ये कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी, मैंने कार्यकर्ताओं का उल्लेख पहले कर दिया, यदि किसी राजनीतिक पार्टी को प्रदेश में शासन लाना है तो आलोचनाओं से काम नहीं चलेगा, विजन भी साथ देना पड़ेगा। आलोचना के साथ विजन, कि आप मध्य प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं। कमलनाथ जी बहुत बड़े, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और वास्तव में वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अभी 18 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार जो थी उसमें, और इसके बाद के कार्यकाल में कमलनाथ जी की तरफ से मध्य प्रदेश का रोड मैप नक्शा क्या होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसका कारण मैं करता हूं, विवेक जी को आप अवसर दे सकते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में उमा भारती जी की सरकार बनी 2003 में, तो उन्होंने एक फार्मूला रखा था मध्य प्रदेश के विकास का, पंचज, 5 जय के माध्यम से, जल, जंगल, जमीन, जो भी, पंचज के माध्यम से। बाबूलाल जी गौर, जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मध्य प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने भी अपना जो है विजन दिया कि अयोध्या, बस्ती और गोकुल ग्राम। और शिवराज जी ने के पास जब आप आए हैं, तो किसान से लगाकर, लाडली लक्ष्मी से लगाकर, आदिवासियों से लगाकर, बिजली के सेपरेशन से लगाकर के, फीडर्स चेंज करने से, दुनिया भर की ऐसी विजन्स दिए हैं। और जब आदमी 18 वर्ष का मुख्यमंत्री हो गया है, उसके बावजूद भी लाडली बहना और लाडली बहनों के लिए आवास की योजना, ये नया विजन प्रस्तुत करके ये बताया है कि मानसिक संतुलन राजनीति करने के हिसाब से मैच्योर है। लेकिन सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई विजन मध्य प्रदेश के सामने पेश नहीं किया गया है
जिस छिंदवाड़ा मॉडल को वो लेकर के आए थे, वो छिंदवाड़ा मॉडल जो है आपके सामने भी नहीं आया होगा और मेरे सामने भी नहीं होगा, कांग्रेस के कार्यालय में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आया होगा, लेकिन उसको जमीन पर बीजेपी ने उस पर फिल्म बना ली, बीजेपी वाले उस पर फिल्म बना रहे हैं। इसलिए तो बना है। अब आप एक बात मैं अंतिम मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, वो ये है, जब तक आप जनता को ये नहीं कहेंगे पॉजिटिवली कि आप ये करना चाहते हैं, तब तक जो है आपके प्रति जनता का उतना आकर्षण नहीं होता जितना आपके कारण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात पे ऐड करिए, मेरी बात पे मत करिए। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैं। हाँ, एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगी कि सुरेश जी ने जो कहा है, सुरेश जी ने जो कहा है कि हम पॉजिटिव चीजों को लेके अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि हमारा रोड मैप क्या है, विकास है हमारा रोड मैप या क्या है, वो लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने देखा अभी लाडली बहना योजना, फिर उसमें संशोधन 1250,000 से 1250 रुपए किए गए, फिर संशोधन की उसमें उज्ज्वला के सिलेंडर दिए जाएंगे लाडली बहनों को, सीखो कमाओ योजना जो अभी जो हमारी रिसेंटली, ये इस तरह के विकास के मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने देखा 1.32 करोड़। वंदना जी देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है, वंदना जी देखिए कहने के लिए बहुत कुछ है, और हमारी डिबेट जो है और बढ़ती जाएगी और समय कम नहीं पड़ेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप आगे बढ़े, आप केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगाए, लेकिन चुनना जनता को है। जनता को क्या समझ में आता है ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन होंगे और रिजल्ट सबके सामने है। और क्या केंद्रीय मंत्रियों को उतारना फायदेमंद साबित होगा या नहीं होगा, इसका जवाब तो जनता जब वोट करेगी और उसका रिजल्ट सामने आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमें चर्चा को यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।